इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बेटा ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि इनसे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए भी हैं और इसको करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 क्वेश्चन हैं आज, उसको समझ करके करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एन EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एयर इंटर्स अ मीडियम, द इलेक्ट्रिक फील्ड आर E1 is equal to E01 x square cos 2 pi nu z upon c minus t bracket closed in air, and E2 is equal to E0 x square cos k 2 z minus ct in a medium where the wave number k and the frequency nu refer to their values in the air। यानी बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है। एक मीडियम हमारा एयर है और दूसरा जो मीडियम है कोई और मीडियम है, उसका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें कह दिया है कि जो हमारा जो मीडियम है नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम उसे कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से कुछ इंटरेक्ट नहीं करता है, यानी वो अट्रैक्ट या रिपल नहीं होता है। जैसे है वुड है, प्लास्टिक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये सब नॉन मैग्नेटिक, एयर भी एक नॉन मैग्नेटिक मीडियम ही है। तो इस नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए बेटा एक बार मैंने आपको बताया भी था कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ये 1 होती है। यानी उसकी जो नॉन मैग्नेटिक मीडियम होता है उसकी जो परमेबिलिटी वही परमेबिलिटी होगी जो एयर के लिए इसकी परमेबिलिटी होगी, यानी इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी ये 1 होगी। तो ठीक है, तो ये दिया हुआ है इफ़ epsilon R1 and epsilon R2 refer to the relative permittivity of air and medium respectively, which of the following is correct। यानी बताना है कि epsilon R1 epsilon R2 दोनों रिलेटिव परमिटिविटी हैं एयर के लिए और मीडियम के लिए जो कि नॉन मैग्नेटिक है। तो आपको बताना है इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये सॉल्यूशन है ये 1 है। मैं इसको दूसरा लिखा हूं। तो बेटा देखिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। जो एयर में पहला जो दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, इज इक्वल टू E01 x कैप है, x कैप, इसको मैं x कैप है, x कैप कॉस, ये है ब्रैकेट में 2 पाई न्यू एंड स्मॉल ब्रैकेट z अपॉन c माइनस t ब्रैकेट क्लोज्ड है। ये बेटा है एयर में, ये किस में है, ये एयर में है। ये यानी ये जो वेव ट्रैवल कर रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एयर में दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन जो दिया ये E1 है, ये कितना है, ये E1 है। जो दूसरा इक्वेशन है जो जब यही वेव एंटर करती है मीडियम में तो उसका जो इक्वेशन हो जाता है E0 x कैप E0 2 x कैप इंटू cos k स्मॉल है, k इन ब्रैकेट 2z माइनस सी टी। यह है मीडियम में है, ये किस में है, ये मीडियम में है। तो ठीक, थोड़ा इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन बेटा जैसे हम जानते, देखिए यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, चाहे इक्वेशन साइन हो चाहे कॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों जैसे जो इक्वेशन जैसे होता है हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इज इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, या इसको लिख सकते हैं क्या, E0 कॉस kx माइनस ओमेगा टी। यही सेम इक्वेशन होता है। यहाँ पर देखिए साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है,
लेकिन अगर यहाँ पर साइन है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी साइन ही होगा, अगर एक कॉस है दोनों के लिए कॉस ही होगा। और ये भी बताया गया था कि जब दोनों वेव ट्रेवल करते हैं तो ई और बी में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो कहने मतलब ये बेटा कि जो टर्म लिखा हुआ है दोनों डिफरेंट फॉर्म में है, लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो डिफरेंट फॉर्म नहीं है, बल्कि डिफरेंट फॉर्म है लेकिन दोनों एग्जैक्टली क्या है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि इसमें अगर आपको याद होगा तो जैसे ये बताया गया होगा कि देखिए यहाँ पर के है जो इक्वेशन है इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट, चलिए कॉस मानते हैं, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन जो के है वेव नंबर है, इसकी जो वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 2 पाई अपान लेम्डा होती है। और ये जो ओमेगा होता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपान टी, या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई अपान न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज ऑल्सो रिटन एज एफ। तो दोनों बेटा इक्वेशन बिल्कुल सेम है। और ये भी जानते हैं, अगर ये इक्वेशन आपको पता होगा C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, अगर ये इक्वेशन जानते होंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल, अगर इससे कंपेयर करेंगे इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो बिल्कुल सेम रहेगा। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक एयर में है और एक मीडियम में है। ये जो दोनों है बिल्कुल सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अलग अलग लिखने का जो है रूप अलग उनका बदल गया है, लिखने का जो है तरीका जो है थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट क्या है, ये सेम है। अगर इन तीनों सब्स्टिट्यूशन को कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को, ये जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें सब बहुत क्लियर होगा। अच्छा, इसी के साथ ये भी देखा होगा, जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये होती है, यानी ये v इज इक्वल टू ओमेगा अपान k होती है, ओमेगा अपान की, एंड इट इज इक्वल टू c इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस या एयर, ये जानते होंगे। चलिए ठीक है, इन्हीं सब लॉजिक को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट और है, जब मीडियम की परमिटिविटी और परमिबिलिटी दी हुई होती है, तो जो उसकी लाइट की जो स्पीड होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, ये v या c इज इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है, where म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर द परमिबिलिटी एंड द परमिटिविटी रिस्पेक्टिवली ऑफ द फ्री स्पेस। और अगर कोई मीडियम है, कोई अगर मीडियम हो रहा है, तो उस वक्त जो इसकी जो वैल्यू होती है, v की जो वैल्यू होती है, वो कुछ इस तरह से हो जाती है, म्यू नॉट म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये है ऑब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर कह सकते हैं, और म्यू आर और एप्सिलॉन आर ये है रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये तो मीडियम होती है ये, लेकिन अगर मीडियम फ्री स्पेस है यानी एयर भी है, तब भी उसकी स्पीड, उसका स्पीड का फार्मूला ये होता है। तो कहने मतलब ये है कि इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज इन द मीडियम, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि डिफरेंट मीडियम की परमेबिलिटी और परमिबिलिटी जो परमिटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। चलिए ठीक है, पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इसमें बताना चाह रहा था। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लिया जरा सा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया है बेटा, पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है, पहला इक्वेशन किसमें, एयर में है, यानी उसकी स्पीड क्या होगी, देखिए स्पीड के लिए फार्मूला है, पहले हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, यानी स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा अपान k, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ना, इसको मैं मिटाता हूं, इससे मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए आपको ये सब किया था ये, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन ये। अच्छा, अगर हम कंपेयर करते हैं पहला इक्वेशन, देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट, जो इन एयर में जो है, इसमें जो मान लें, जो इसमें एयर की जो मान, इसको इन एयर जो हमारा k की जो वैल्यू है, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू हमें पता चलती है कितनी है, ये k इज इक्वल टू 2 पाई न्यू अपान c है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू।
ये दिया हुआ है। पहले इक्वेशन से पता करिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, इसको हमने कंपेयर जब किया, इससे कंपेयर किया। ईयर में यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये कैसे इक्वेशन लिखा गया, मैंने 3 फार्मूला आपको बताया है, तीनों जो है उसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू मे राइट द इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ठीक है, तो इससे हम देखिए आगे हम निकालते हैं क्या, चूंकि एयर है इसलिए जिसकी जो वेलोसिटी होगी v जो होगी या इसी ये बराबर होगी c के ओमेगा अपान के, ओमेगा अपान के। यहाँ पर ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, के वेव नंबर है। इसको अगर लिखेंगे तो इसकी स्पीड कितना, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई न्यू अपान के की वैल्यू कितनी है 2 पाई न्यू अपान सी, ये बराबर हो जाएगी सी की, क्योंकि दोनों कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये सी के बराबर हो जाएगी, ये सी। यानी एयर में जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लाइट की वेलोसिटी के बराबर है, ये हमारी है v। चलिए ठीक है, इसको मैं भी ऐसे रहने देते हैं, इसको भी हम ऐसे रहने देते हैं। पहला हमने कंसेप्ट यूज किया है, और दूसरा जो बेटा फॉर इन मीडियम, क्या है जो है इन मीडियम, मीडियम में देखते हैं, मीडियम में देखते हैं तो क्या है, मान लीजिए उसमें जो वेव नंबर है वो हमारा क्या है k डैश है, वो मान लिया कितना है, ये k डैश है। इसकी जो वैल्यू होगी जिससे कंपेयर करेंगे, देखिए k 2z है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 2k, और ओमेगा डैश जो हो जाएगी, ओमेगा डैश इसे देखिए ओमेगा जैसे होता है, जब इससे स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो k इंटू सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये k इंटू सी। ये देखिए इससे k इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो इसी तरह से आ गया जो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ देखिए बेटा x की जगह पे z लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि वेव जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है या एनर्जी का फ्लो है वो z एक्सिस के अक्रॉस है, यानी यूनिट वेक्टर k के अक्रॉस है। चलिए ठीक है, उसको हम नहीं देखेंगे। तो इससे बेटा हमारी जो वेलोसिटी निकल कर के आ रही है v डैश, ये निकल के आ रही है कितना, ओमेगा डैश अपान k डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश हमारा कितना k इंटू सी अपान 2k, तो ये k कट गया, बचा c/2। यानी जो मीडियम है उसमें लाइट जो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है एयर की स्पीड की हाफ है, क्योंकि देखिए इसको देखिए दोनों को, इसमें जो स्पीड आई है ये कितनी है, ये c है, इसमें कितनी स्पीड है c/2 है, यानी लाइट की स्पीड की हाफ है। चलिए ठीक, एक हो गया है। अब चूंकि हमें इसी फार्मूले को हमें जो रिलेटिव परमेबिलिटी और जो परमेबिलिटी और परमिटिविटी के टर्म में निकालना है, तो अब देखिए इन एयर के लिए हम जानते हैं कि जो परमेबिलिटी और परमिटिविटी, मान लिया कि एयर की जो परमेबिलिटी है रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, जैसे म्यू आर 1 होती है इन एयर म्यू आर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके लिए जो वेलोसिटी का जो फार्मूला है, ये हो जाएगा 1 अपान म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा, अच्छा उसी तरह से इन मीडियम में अगर देखिए, इन मीडियम जो मीडियम दिया हुआ नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए भी म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए भी, इसको याद रखिएगा, माइंड में बसाइए, बिल्कुल बसा लीजिए उसको माइंड में, एकदम बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम वो मीडियम होता है वो मीडियम होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता है। तो ठीक है, उसके लिए जो हो जाएगा, जो वी डैश जो हमने लिखा v डैश हो जाएगा 1 अपान म्यू नॉट, म्यू आर की वैल्यू 1 है, म्यू आर की वैल्यू कितनी है तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, और जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी जो हो जाएगी ये हो जाएगी एप्सिलॉन ER2 हो जाएगी, ये होगी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है एप्सिलॉन R1 है, यहाँ पर एप्सिलॉन R2 है। तो अब इसकी वैल्यू इसमें लिखिए कितना होगी, यहाँ देखिए ये जो हमारी दी हुई है, ये जो दी हुई है एयर के लिए, ये हमारी है कितनी c है, और ये कितनी हमारी है, ये c/2 है, ये c/2 है, ये c/2 है। इससे दोनों से आगे आइए, यानी एक बार हमने जो W⍵/K का फार्मूला यूज किया, एक बार स्पीड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। तो ठीक है, अब दोनों को हम बेटा यूज करते हैं, दोनों को हम लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। अब आप चाहे तो उसको जो है
नोट कीजिए और हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर जो बातें मैंने आपको बताई हैं पहले, अगर वो सब याद होगा बेटा तो इसको समझने में, इसको सॉल्व करने में आपको कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। तो देखा आपने एयर में जो आई है, एयर में जो उसकी स्पीड जो आई है, ये हमारी जो है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r1। रिलेटिव परमिटिविटी एयर की, जहां पर ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एयर है। और दूसरा जो है ये किसमें है, ये इसमें एयर में है, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये हमारी थी, ये सी थी। और दूसरी जो वैल्यू थी 1/μ0 एप्सिलॉन 0 इंटू μr2 इज इक्वल टू ये c/2 है, c/2 है। तो ठीक है, अब दोनों इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं अगर इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जो है दोनों से सॉल्व कीजिए। दोनों जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी दोनों के लिए, ठीक है, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करें। जब ऐसा हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r1 अपान 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो कितनी है, ये पहले थी कितनी, ये c/2 थी और ये हमारी है ये c। तो जब ये c इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगी हाफ हो जाएगी, क्योंकि c जो है ऊपर जाएगा, c जो है जिसको करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी, ये हाफ हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब देखिए इसको कर क्या, इसको हमें करना क्या, चलिए ठीक कोई बात नहीं, इसको भी अब ऐसे है कि इसको हम इसको देखते हैं। ये हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसकी वैल्यू कितनी आई है, c आई है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसकी कितनी आई है, c/2 आई है। तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम फिर से सिंप्लीफाई आउट करते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगी, इसको मिटाते हैं बस बेटा, इसमें कुछ है नहीं, अब हो गया क्वेश्चन आपका, हो गया, अगर आपको पता चला होगा तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या करना है। इसको जैसे ये हमारा है, ये इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर लीजिए, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r2 अपॉन 1। देखिए बेटा ये जो हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये है c और ये हमारा है ये c/2। तो ये कितना हो जाएगा, c इंटू c/2। तो करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा, c इंटू c इंटू हो जाएगा ये 2, तो कट जाएगा, बराबर आएगा हमारा 2 के। तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन में देखिए यहाँ पर √μ0 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी μ0, यहाँ पे इसको लिखिए 1 लिखिए, μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स, दोनों हो जाएगा कैंसिल। सिर्फ आपका जो बचा इक्वेशन में ये क्या बचा, एप्सिलॉन r2 बाई एप्सिलॉन r1 इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर कर दीजिए, जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में तो ये हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन r2 बाई एप्सिलॉन r1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 होगा। तो देखिए आप पूछा क्या है बेटा, एप्सिलॉन r1 बाई एप्सिलॉन r2, सब में एप्सिलॉन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r1 बाई एप्सिलॉन r2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल कर दिया है, क्योंकि अगर ये, हालांकि ये भी ठीक है, अगर पूछा है एप्सिलॉन r2 बाई एप्सिलॉन r1 इक्वल टू 4 है, लेकिन एप्सिलॉन r1 बाई एप्सिलॉन r2 इक्वल टू 1/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जो भी पूछा, लेकिन आपको पूछा इस टर्म में है, इस टर्म में लिखा है तो ER1 बाई ER2, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ER1 बाई ER2 1/4 आया है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है ये। और देखिए अगर पूछा होता ER1 बाई ER2, ये भी 4 आया है, लेकिन ये नहीं, एक्चुअली क्या है 1/4 है, तो इसके लिए 1/4 क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो बेटा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है ई और बी के लिए,
उसको उससे कंपेयर कीजिए, जो दिया हुआ है इक्वेशन उससे आपको पता चल जाएगा ये। तो बस यही इसमें इतना था और उसमें कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया गया है। ये JEE 2020 में आया हुआ है या 19 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि देखिए जो स्पीड होती है, मैं आपको फिर यहाँ पे रिवाइज करना बताना चाहूँगा मैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस होती है उसके लिए होती है वैल्यू, ये हो उसके लिए जो वैल्यू होती है ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। और लेकिन क्योंकि ये परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है, ये परमिबिलिटी है। स्पीड ऑफ लाइट ओमेगा और के तो डिपेंड करती है, जो किए हैं आप किए हैं वो, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन से टाइप करने पर आया है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, द के इज द वेव नंबर। लेकिन ये इक्वेशन जो है बेटा मैक्सवेल इक्वेशन से ही आया है। Maxwell equation, with the help of Maxwell equation, it has been derived that speed of light, speed of electromagnetic wave is equal to 1 upon mu naught into epsilon naught। अगर कोई मीडियम चेंज हो रहा है तो उसकी क्या होगी, परमिटिविटी और परमिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट की होती है मीडियम में चेंज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो उसको याद रखिएगा। ये भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के लिए मैं थोड़ा बता दूं, जैसे C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। और अगर कोई मीडियम है तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी, मान लो C डैश या इसी को V डैश मान लीजिए, ये हो जाएगी कितना कि C अपॉन अंडर रूट म्यू R इंटू एप्सिलॉन R, ये होगी वह एप्सिलॉन म्यू R एंड फॉर द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी है, ये है। और C जो है हमारा है, C इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट है। इसको ध्यान दीजिएगा, अपने आप इसको सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा बस कंपेयर कीजिएगा। जो दोनों इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में, हालांकि दोनों इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन जो उनका जो एक्चुअल जो इक्वेशन है सेम है, कोई इसमें सेंस में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसका रूप बदल गया है इक्वेशन का जो दिया हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको ये अगर फार्मूला याद रखेंगे आप, मैं क्या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा एंड सॉरी के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। जैसे करें से प्रोवर करके फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। और C जो होता है, C यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, F इंटू लेमडा होती है। चलिए ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश क्या किया है, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम इतना टाइम तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसे करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ही भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो है सिर्फ आपको कुछ सेकंड में, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड में सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट मेथड अपनानी पड़ेगी। वो तब होगा जब आपको सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा और प्रैक्टिस की होगी। तो ठीक है, दोनों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 50 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी ऑफ सनलाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए सोलर पैनल। सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी जो 25% है इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एंड द रेस्ट इज एब्सॉर्ब। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया विल बी क्लोज टू, यानी लगभग इसकी वैल्यू बतानी है, हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है कितना होगी ये। तो चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं बेटा। ये एनर्जी डेंसिटी जो दी हुई है, जो ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो एनर्जी डेंसिटी जो दी हुई है, एनर्जी डेंसिटी जो दी हुई है, ये दी हुई है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये एनर्जी डेंसिटी तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यही हमारी इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी है और इसी की यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी की जो यूनिट होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, आपने पढ़ा होगा। एनर्जी डेंसिटी जो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर होती है, या फिर ये होती है क्या, यह 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है। ये एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन ये जो एनर्जी डेंसिटी ये होती है, इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब होती है।
लेकिन जो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है एक्चुअल में दिया तो ठीक है ये एनर्जी डेंसिटी कह दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इट इज द इंटेंसिटी। ये क्या है, ये इंटेंसिटी, यानी कह सकते हैं हमारी क्या है, ये इंटेंसिटी इज इक्वल टू 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी देखिए, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखिए, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम होता है, ये होता है। और इसी की यूनिट होती है हमें क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम ये क्या होता है, पावर होता है। एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया हमारा, ये पावर हो गया, ये पावर हो गया। और जो पावर है, पावर की यूनिट होती है वाट, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। और यह जो है क्या हमारा एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं बिल्कुल, बल्कि इसको में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहना ज़्यादा सुटेबल होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पावर एनर्जी दोनों एक्चुअली में एनर्जी टाइम से डिवाइड, एनर्जी टाइम से डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारा क्या निकल करके आता है, पावर निकल करके आता है। चलिए ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तक ये एडिशनल बातें थी, एडिशनल। तो हमें जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से इसको समझ गया होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके माइंड में जो है हर चीज अच्छी तरह से जो है एकदम बिल्कुल बैठ जाए, अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ जाए, और आप जो है उसमें कोई मिस्टेक या कोई गलती गड़बड़ी होने का चांस ना रहे। चलिए ठीक है, तो अब इसको देखते हैं जो हमको दिया हुआ है ये। देखिए, ये कह रहा है कि इंटेंसिटी 50 वाट दी हुई है, लेकिन जो सन, देखिए मान लिया कि सन हमारा है, सपोज कर लिए हमारा क्या है, ये सन है, ये सन है। ये ऐसे ही नॉर्मली एक सरफेस पे क्या आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। सरफेस पे क्या हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। तो लेकिन इसमें क्या हो रही है, कुछ एनर्जी हो रही है, क्या कुछ जो इंटेंसिटी हो रही है, यानी कुछ लाइट जो हो रही है, क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट बिल्कुल हो जा रही है। अब 25% रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी 25% रिफ्लेक्ट हो रही है, और 75% क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। 25% यहाँ इसमें देखिए, 25% रिफ्लेक्टेड एंड जो बचा हुआ है 75% ये क्या है, एब्जॉर्ब्ड। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। हमने बेटा देखिए पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था कि जो अगर हमें फोर्स पता करना है, और फोर्स पता करने के लिए तो देखिए मोमेंटम चेंज एंड मोमेंटम निकाल, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी का रेडिएशन प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। रेडिएशन का इंटेंसिटी से डायरेक्ट प्रेशर होता है। जो रेडिएशन प्रेशर होता है, रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन सी। आई हमारी क्या है, इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कब होती है, जब हमारा वेव टोटली एब्जॉर्ब हो जाती है, when radiation is absorbed होती है। और यही रेडिएशन प्रेशर, जो रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू 2I अपॉन सी, when radiation is reflected, ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसको मैं ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जब ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो यहाँ पे दोनों केस है, 25% क्या हो रहा है, ये 25% क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और 75% क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, दोनों प्रेशर दोनों को हमें अलग अलग सेपरेट निकालना पड़ेगा। ये
तो जब इसको निकालेंगे, जो पहला प्रेशर है, रेडिएशन पहले मान लिया कि नहीं, रिफ्लेक्ट होने की 25% हो रहा है, तो इस केस में जो होता है 2I/C इंटू 25%, 25/100, ये तो हो गया क्या, पहला रेडिएशन प्रेशर, फर्स्ट ये टोटल प्रेशर, ये इसको कह सकते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जब निकालने हमें एरिया दिया हुआ है, तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा। ठीक है, तो पहले देखिए 25% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन के केस में जो फार्मूला होता है रेडिएशन प्रेशर का 2I/C, where I is the intensity, C is the light, और प्लस क्या हो जा रहा है 75%, यानी I/C इंटू 75/100, दोनों लगाना पड़ेगा बेटा। ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है प्रेशर की, ये प्रेशर की पूरी कंप्लीट, ये पूरी वैल्यू होगी। यानी जो रेडिएशन जब जब हमारा जो रिफ्लेक्ट होता है, तो उस केस में जो प्रेशर होता है रेडिएशन प्रेशर, ये 2I/C, I इज द इंटेंसिटी, जो कि इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसका 25% है, और जो एब्जॉर्ब हो जा रहा 75% हो जा रहा, उसके लिए हमें I/C लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है अब जो है करीब करीब सॉल्व हो गया है। तो ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सोचा एक नोट कर लीजिए। ये हमने जब लिखा है, समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है। ये जो हो रहा है, इतना जो है रेडिएशन जो हो रहा है रिफ्लेक्ट हो जा रहा है 25%, और 75% एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसलिए हमें दोनों को लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, टोटल रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा, इसको जब 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2I/C यानी 50, यानी ये हो जाएगा हमारा ये I/C हम कॉमन ले लेते हैं, I/C कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 यानी 50/100, और प्लस ये हो जाएगा 75/100। तो ये जिसकी जो वैल्यू होगी, ये हो जाएगी 125/100 इंटू I/C, where I is the intensity। ये हमने एक तरह से ड्राइव करके लिख दिया है, जब रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है। तो अब देखिए रेडिएशन प्रेशर जो हमारा आया है, प्रेशर यानी रेडिएशन प्रेशर ये है 125I/C 100, सबकी वैल्यू दी हुई है। अब फोर्स जानते हैं, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर P होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया दिया हुआ है। तो अब जो फोर्स हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। देखिए हमें एरिया बेटा दिया हुआ है, एरिया जो हमें दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 यानी सोलर पैनल है, उसका जो सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 125I/C 100 इंटू एरिया हमारा कितना है 1, तो अब I और C जो हमें वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, यानी ये हुआ I, चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 125/100 इंटू I की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 50, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू एरिया में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए ये 50 है, ये हो गया 2, तो ये जो हो गया हमारा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 125/2 इंटू 3 6 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा हमारा। तो इसको देखिए करके, जिसको करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 125/6 इंटू 10 टू द पावर -8, ऊपर ले लीजिए। तो जब इसको करेंगे हम, ये कितना होगा 6, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 20.83 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन आएगी,
तो इसमें जो पूछा है क्लोज किसके नजदीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 20 × 10⁻8 न्यूटन, 10 × 10⁻8 न्यूटन, 35 × 10⁻8 न्यूटन एंड 15 × 10⁻8 न्यूटन। देखिए इसका 20 वाला ऑप्शन ये होगा इसमें, भाई यही सबसे क्लोज है, पूछा है क्लोज टू यानी किसके ज़्यादा नज़दीक, किसके ज़्यादा जो लगभग हो रही है। तो जो इसका जो आंसर होगा ये ऑलमोस्ट ये इसकी जो वैल्यू आएगी 20 × 10⁻8 न्यूटन, 10 न्यूटन हो गई है। तो ठीक है, यही हमारा क्या हो गया है, हमारा रेडिएशन एक हमारा ये हो गया, फोर्स हो गया है। फोर्स की वैल्यू बेटा देखा आपने कितना कम है, इसलिए हमें रेडिएशन प्रेशर पता नहीं चलता है, रेडिएशन प्रेशर हमको पता नहीं चलता। लेकिन यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें तो उसकी इंटेंसिटी तो पता चल जाती है, इंटेंसिटी तो पता चल जाती है। जब भी कई लाइट में हम सन में बैठ जाइए तो एक गर्मी के दिन में 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ उसकी रहती है। लेकिन साथ ही साथ इंटेंसिटी के साथ साथ फोर्स भी लगाती है, प्रेशर भी लगाती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए उसको फील नहीं हो पाता है, ये में बहुत कोई पता नहीं चल पाता है ये में, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए अभी इस केस में कितना है 20 × 10⁻8 कुछ भी नहीं, यही इसका प्रेशर भी हो जाएगा। कुछ ले हमारा ये फोर्स है, अब एरिया हमारा दिया हुआ 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू भी ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो इतना प्रेशर में क्या पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10⁻5 के ऑर्डर में होती है। जो एटमॉस्फेयर हमारे पर प्रेशर लगाता है जब वहाँ पे रहते हैं सरफेस पर अर्थ पे, तो जानते हैं 10⁻5 के ऑर्डर में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब भी हमें कुछ नहीं पता चलता। तो इतना हमें क्या पता चलेगा, इतना प्रेशर। न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रेशर की भी वैल्यू यही आएगी क्योंकि इसमें एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, इतना रहने दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन थे बहुत ही, हमने इसमें इसलिए बड़ा टाइम इसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो कुछ आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको उसको बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए इसको अच्छी तरह से देखिए, किताबों को भी पढ़िए। इसके बाद 1-2 और कराएंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, अब कुछ दिनों में नीट और उसकी डेट भी आ गई होगी मेरे ख्याल से, जो नेक्स्ट होने वाला है मई जून में जो होता है उसकी डेट आ गई होगी। तो अच्छी तरह से पढ़िए, टाइम बहुत कम है और मैं कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ आप इसको कर लेंगे, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, तो ज़रूर किसी कंपटीशन को आप जो है क्रैक कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। धन्यवाद।